डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में डिस्कशन किया था और आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में कुछ चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? हीमोग्लोबिन को समझना और ऑक्सीजन को समझना। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच का रिलेशन को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है। अगर हीमोग्लोबिन का फंक्शन अगर हमें समझ में आए तो बहुत चीज समझ में आएगा। सभी को मालूम है कि हीमोग्लोबिन का जो फंक्शन होता है, पहला फंक्शन होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। पहला होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। दूसरा फंक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करना। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ही ट्रांसपोर्ट करना सिर्फ नहीं होता है इसका काम, बल्कि ये आपके ब्लड का पीएच मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो मैंने बताया तीसरा फंक्शन कि ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है। कैसे करता है अभी हम समझेंगे। उसके बाद इसका मतलब आगे ये करता क्या है, ये बफरिंग का काम करता है, बफर सिस्टम का काम करता है। यानी एसिड और बेस को मेंटेन करने का काम करता है। हीमोग्लोबिन एसिड बेस को मेंटेन करने का काम करता है, यानी बफर सिस्टम की तरह वर्क करता है। मैंने ये बताया और इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि वाकई जो हीमोग्लोबिन है, अगर हीमोग्लोबिन नहीं हो तो ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाएगा। हम जानते हैं कि एक नॉर्मल बॉडी में, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में 12 to 16 ग्राम ऑफ द हीमोग्लोबिन होता है। तो हमने ये भी देख लिया कि जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल हेल्दी पर्सन में कितना ब्लड होता है, कितना हीमोग्लोबिन होता है? 12 to 16 ग्राम। ओवरऑल हम एवरेज मान के चलते हैं। अगर एवरेज मान के चलते हैं तो इस एवरेज में कितना 15 ग्राम होता है। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है? 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से भी कि अगर 15 ग्राम को मान करके चलते हैं तो अगर 15 इंटू 1.34 मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट, मैंने बताया 15 इंटू 1.34 ml को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो नियर अबाउट ये कितना आता है? 20 ml के आसपास में आएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए, 20 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसलिए मैं 20 ml लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड में जितना हीमोग्लोबिन होता है वो 20 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है और आपके बॉडी में सर्कुलेट करके टिश्यू तक पहुंचाता है और फिर टिश्यू पे जाकर के डिलोड हो जाता है। आपको मालूम है कि 100% ऑक्सीजन कभी भी हीमोग्लोबिन के साथ अटैच नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ 97% ऑक्सीजन ही हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है और 3% ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाता है प्लाज्मा में।
तो ये आपको समझ में आ चुका होगा इतना, और इसका फंक्शन भी समझ में आ चुका होगा। एक इम्पोर्टेंट और भी फंक्शन है हीमोग्लोबिन का, वो क्या है? ये नाइट्रिक ऑक्साइड को अट्रैक्ट करता है। मैंने बताया, मैं ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूं कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड को अट्रैक्ट करता है। तो मैं आगे का फंक्शन मैं लिख दे रहा हूं। फिफ्थ फंक्शन, नाइट्रिक ऑक्साइड को अट्रैक्ट करता है एंड release in arteries to dilate it, and release to arteries to dilate it। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हीमोग्लोबिन की ये भी कैपेसिटी है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड को अट्रैक्ट कर लेता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड को अट्रैक्ट करने के बाद डिफरेंट आर्टरीज में भेज देता है। और जब डिफरेंट आर्टरीज में भेजता है तो वहां पे क्या करता है, आर्टरीज को ये डायलेट कर देता है और आपका सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और यही वजह है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का यूज किया जाता है एज ए मेडिसिन। हम जानते हैं कि जितने भी मेडिसिन होते हैं, खास करके वियाग्रा, सियाग्रा, जेनेग्रा, ये सभी ग्रुप का जो मेडिसिन होता है, जो मेल के इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए यूज किया जाता है, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड ही होता है और इसी तरीके से ये फंक्शन करता है। तो हमने ये देख लिया कि हीमोग्लोबिन की ये भी कैपेसिटी होती है कि वो नाइट्रिक एसिड को क्या कर लेता है, ग्रैब कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। जहां तक ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की बात है, तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि ऑक्सीजन 3% डिजॉल्व हो जाता है प्लाज्मा में, और उसके बाद 97% हीमोग्लोबिन के साथ क्या करता है, अटैच हो जाता है। तो मैंने ये बताया कि 97%। अब ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन की बात मैं कर रहा हूं, तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करता है, 3% डिजॉल्व होता है। कहाँ होता है, प्लाज्मा में, और 97% हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है। यहाँ जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग करता है, इस बाइंडिंग में कुछ फैक्टर्स होता है। इस फैक्टर्स के लिए क्या क्या जरूरी होता है वो हम लोग देखेंगे। तो ये जो बाइंड किया हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने के बाद क्या बना देता है, आपको मालूम है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और कितने होते हैं, तो हम अगर ये कर लेते हैं कि ये हीमोग्लोबिन है और ये ऑक्सीजन है, और ये बना दिया, क्या बना दिया आपका, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो HbO2 कितने ऑक्सीजन को कैरी करता है, 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है, और ये रिवर्सिबल होता है। ठीक है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। मैंने बताया ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। तो 4 ऑक्सीजन को ये कैरी किया। हम कर सकते हैं कि ये 4 ऑक्सीजन को कैरी कर करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। तो ये जो एसोसिएट होता है, एसोसिएट करने का एक कंडीशन ये होता है कि ये डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन पे। पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन, इस दोनों के बीच में एक ग्राफ बनाया जाता है। परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन दैट इज बाउंड विद ऑक्सीजन। तो मैंने ये बताया कि ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन के बीच में ग्राफ बनता है। ये अगर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ, ये जो लाइन होता है, ये लाइन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन।
और इस दोनों के बीच में ग्राफ बनता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि ये जो ग्राफ बनता है किसके बीच में ग्राफ बनता है, और इस ग्राफ को कौन सा ग्राफ कहते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो पहला तो क्वेश्चन ये हुआ कि इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है कैसा होता है, ये सिग्मॉइड शेप का होता है। ये कैसा होता है, मैंने बताया कि ये सिग्मॉइड शेप का होता है, यानी एस शेप का होता है। तो ये क्या हो गया आपका सिग्मॉइड शेप का होता है, यानी एस शेप का होता है। और यहाँ अगर नीचे में देखते हैं तो हम लोग इक्वल अमाउंट में ले लेते हैं, 0, उसके बाद 20, फिर 40, 60, 80, 100, इसी तरीके से यहाँ भी कर लेते हैं 20, 40, 60, 80 और 100। ये परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन हुआ और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक निश्चित पार्शियल प्रेशर पे हीमोग्लोबिन का एक निश्चित परसेंटेज सैचुरेट होगा। मैंने बताया कि परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन दैट इज बाउंड विद ऑक्सीजन को क्या करते हैं, परसेंटेज सैचुरेशन। परसेंटेज सैचुरेशन के बारे में मैंने बता दिया। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या ले लेते हैं, अगर मान लो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये है और ये परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है, ये दो चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और अगर यहाँ पे इसका परसेंटेज 10 है, अगर पार्शियल प्रेशर अगर यहाँ का 10 होता है तो ऐसे कंडीशन में ये 14% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड हो जाता है। उसी तरीके से अगर ये 20 होता है तो ऐसे कंडीशन में 35% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड हो जाता है। और अगर हम 30 लेते हैं तो वैसे कंडीशन में लगभग 57% ऑफ द हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड हो जाता है। और इसी तरीके से 40, उसी तरीके से 50, फिर इसी तरीके से 60, 70 और आगे बढ़ाते जाते हैं और आकर के अल्टीमेटली हम 100 पे कर लेते हैं। तो 40 पे हम देखते हैं कि 40 के केस में लगभग आ जाता है 75% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाता है। और 50% पार्शियल प्रेशर पे 50%, ये पार्शियल प्रेशर किस में होगा, mmHg में, परसेंटेज की बात नहीं होगी, mmHg में, और ये होगा परसेंटेज में। तो मैंने ये बताया कि अगर 50 है तो 50 के कंडीशन में 85 हो जाएगा, 85%। और 60 के कंडीशन में कितना हो जाएगा, लगभग 90% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाएगा। 70 के कंडीशन में 93% सैचुरेट होगा। और 100 के कंडीशन में 96% नहीं है, 98% हीमोग्लोबिन लगभग सैचुरेट हो जाता है। यहाँ मेरा बताने का मकसद एक है कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कहता है कि हीमोग्लोबिन लगभग अप्रॉक्स 50% सैचुरेट किस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे होता है, तो लगभग 30% पे 50% के आसपास हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन का प्रेशर अगर इतना है तो आपका इतना हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड हो जाएगा, मतलब इतना हीमोग्लोबिन आपके ऑक्सीजन से बाइंड हो जाएगा, ठीक है। और वही अगर 50% अगर पार्शियल प्रेशर होगा तो 85% हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी होगी कि वो ऑक्सीजन को क्या करेगा, बाइंड कर लेगा। तो ये हो गया आपका सिग्मॉइड कर्व, हमने देख लिया, जो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के बीच में बना। सिग्मॉइड शेप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एस शेप का है, हम जानते हैं। तो हमने ये देख लिया है कि ये क्या है। अब अगर हम ये देखते हैं एक चीज को और हम इसमें नोटिफाई करते हैं कि अगर ये ग्राफ ये नॉर्मल ग्राफ है,
मैं इसको नॉर्मल ग्राफ मानता हूं। अगर ये ग्राफ इस साइड में शिफ्ट कर जाता है, इस साइड का मतलब हुआ लेफ्ट, लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर गया, तो इसका मतलब क्या होगा? इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। और अगर ये ग्राफ फिर इस तरीके से इधर की ओर शिफ्ट हो जाता है, यानी कि मैं बोल रहा हूं ये किधर है? राइट की ओर, राइट की ओर। तो इसका क्या मतलब होता है? अगर लेफ्ट की ओर कर लिया शिफ्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या शो कर रहा है? एसोसिएशन हीमोग्लोबिन का किसके साथ? विद ऑक्सीजन के साथ, ये शो करेगा। लेफ्ट साइड अगर कर्व, ये क्वेश्चन है कि अगर कर्व सिग्मॉइड कर्व और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व लेफ्ट की ओर शिफ्ट करता है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? तो एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। और अगर राइट की ओर शिफ्ट करता है तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि ये डिसोसिएशन कहाँ हो रहा है? डिसोसिएशन निश्चित रूप से कहाँ होगा? ये टिश्यू में होगा। और एसोसिएशन कहाँ होगा? एसोसिएशन कहाँ होगा? ये लंग्स के पास होगा। तो एसोसिएशन हमने ये देख लिया कि ये जो एसोसिएशन हो रहा है, ये जो एसोसिएशन हो रहा है जिसकी वजह से लेफ्ट जा रहा है, तो ये लंग्स के पास हुआ, लंग्स के पास हुआ, यानी कि एल्वेलाई और इसके ब्लड वेजल्स के बीच में जो एक्सचेंज हुआ, डिफ्यूजन हुआ, वहां हुआ। तो ये हमने देख लिया। अब इसका मीनिंग हम समझते हैं एक और तरीके से। कैसे समझते हैं? आप जनरल लाइफ में देखते होंगे, किसी की मैरिज होती है तो वहां पे एक एसोसिएशन होता है, वहां पे एक रिलेशन बनता है। तो रिलेशन बनता है, उस कंडीशन में हम देखते हैं नॉर्मल परंपरा यही है कि वाइफ को लेफ्ट साइड में रखा जाता है, क्योंकि वहां एसोसिएशन हो रहा है। तो याद रखने के लिए आपको ये समझ में रखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जब लेफ्ट की ओर मूव होगा तो इसका मतलब एसोसिएशन हो रहा है, और राइट की ओर जब मूव होगा तो इसका मतलब डिसोसिएशन हो रहा है। तो ये आपको इतना समझ में आ गया है। ये जो टिश्यू के पास जो कुछ भी हो रहा है, ये डिसोसिएशन, ये क्यों होगा? इसके लिए एक कंडीशन होगा, और यहाँ क्यों होगा? इसके लिए भी कंडीशन होगा। यानी एसोसिएशन क्यों होता है? अब हम ये देखते हैं कि एसोसिएशन क्यों हो रहा है और डिसोसिएशन क्यों हो रहा है। तो पहले हम डिसोसिएशन के बारे में समझ लेते हैं कि डिसोसिएशन आखिर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्यों करेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम एक नॉर्मल कंडीशंस को देखते हैं। सपोज अगर यहाँ पे मैं अभी क्लास ले रहा हूँ और यहाँ पे आग लग जाए तो क्या होगा? आग लगने के बाद निश्चित रूप से धुआं धुआं हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जैसे ऑक्सीजन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और ये इंक्रीज हो गया, और जब ये इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? निश्चित रूप से फिर एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगा, और ऐसे कंडीशन में ये डिसोसिएट हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा कंडीशन जब भी होगा तो हम क्या करेंगे? हम रूम में ही रहेंगे? नहीं, हम भाग जाएंगे, क्योंकि जलने का डर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, फिर ऑक्सीजन कम हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो हम भाग जाएंगे, यानी डिसोसिएट कर जाएंगे यहाँ से। तो वैसे ही कंडीशन में यही टिश्यू के पास सेम
नेचर ऑफ वर्क होता है। और वहां जाने के बाद हीमोग्लोबिन जैसे ऑक्सीजन लेकर के जाता है और इस तरीके से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यूं समझो कि ट्रांसपोर्ट किया और वहां तक जाते जाते थक जाता है, वहां तक जाते जाते उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है ब्लड के, वहां तक जाते जाते हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, वहां तक जाते जाते ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है और इस कंडीशन में वो लूज कर देता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है और ऑक्सीजन कहाँ चले जाता है, टिश्यू में चले जाता है अल्टीमेटली। ऐसा सेम जस्ट अपोजिट कंडीशन इसके साथ होगा, अपोजिट कंडीशन एसोसिएशन के साथ होगा। तो अब इसे बताने की जरूरत नहीं है। ये जो डिसोसिएशन का है, यही डिसोसिएशन को हम ब्रोड्स इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ जो डिसोसिएशन हो रहा है टिश्यू के पास, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रोड्स इफेक्ट। और यहाँ जो एसोसिएशन हो रहा है, जो लेफ्ट साइड में यहाँ जो एसोसिएशन हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, हैलेडन इफेक्ट। तो आपको ये समझ में आ गया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैलेडन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। यानी एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, इसका मतलब, इसको दूसरी लैंग्वेज में हम ये भी बोल सकते हैं कि डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हीमोग्लोबिन। और इसको भी उसी तरीके से, फिर ये क्या हुआ, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, इसका दूसरे तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि एसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद हीमोग्लोबिन। तो इस तरीके से घुमा करके क्वेश्चन आ सकता है। उम्मीद है कि आपको ये कुछ चीज जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन से रिलेटेड है, ये समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में मैं एक चीज और बता दूं कि अगर हम फीटल हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, तो फीटल हीमोग्लोबिन में अगर हम ऑक्सीजन और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के बीच में यानी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व अगर बनाए तो क्या होगा, तो फीटल का लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेगा। क्यों फीटल का लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेगा, क्योंकि फीटस को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द मदर। और वहीं अगर मायोग्लोबिन की केस की बात करते हैं, तो मायोग्लोबिन का जो एक यूनिक ये बनेगा, वहां पे सिग्मॉइड कर्व नहीं बनेगा, बल्कि ये हाइपरबोलिक बनेगा, हाइपरबोलिक बनेगा, हाइपरबोलिक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मायोग्लोबिन के केस में परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है, हाइपरबोलिक कर्व बनता है, ग्राफ से अच्छा वर्ड है कर्व बनता है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ ही हम आज का क्लास ऑफ करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर कहीं कोई भी चीज बच गया होगा तो नेक्स्ट क्लास में भी हम कोशिश करेंगे कि इस चीज को मैनेज कर लें। और कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बायोलिप एकेडमी। थैंक यू।